नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले बताते चले कि पश्चिम बंगाल में सियासी पारा चढ़ने लगा है। अब आप देखिए सियासत किस तरह से बंगाल के अंदर चरम पर पहुंच गई है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह बन गया है कि आखिर जिस तरह से ममता का किला है बंगाल के अंदर, क्या भारतीय जनता पार्टी उसे ढहने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। बताते चलें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच में मंदिर राजनीति को लेकर भी आप देखिए किस तरह से बड़ा असर क्या देखने को मिलेगा। हिंदू वोटर्स का बीजेपी की ओर झुकाव है या नहीं। बीजेपी पश्चिम बंगाल की मुख्य विपक्षी पार्टी है और पश्चिम बंगाल में पहचान की राजनीति अब किस तरह की रहेगी, चुनावी गणित में अहम भूमिका निभाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल। और दूसरी तरफ बताते चले कि 2019 के लोकसभा और 2021 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर अच्छा प्रदर्शन किया था। 2014 में कांग्रेस और 2019 में वाम दलों के गिरते प्रदर्शन के बाद बीजेपी पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य में 42 में से 18 सीटें जीती थी और ये रुझान 2021 के विधानसभा चुनाव और पिछले साल हुए संसदीय चुनावों तक यहां जारी रहा। तो एक रिपोर्ट बताती है कि 2021 में 87% मुस्लिमों ने टीएमसी को वोट दिया, जबकि 54% हिंदुओं ने बीजेपी को। और ये ट्रेंड 2024 के राष्ट्रीय चुनावों में भी जारी रहा और ये स्थापित हो चुका है कि ममता को अधिकांश मुस्लिम वोट ही मिल रहे हैं। तो यहाँ अगर बहुसंख्यक हिंदू वोटर्स की बात करें जो बीजेपी को जा रहा है, हालांकि बीजेपी को हिंदुओं के 50% से ज्यादा वोट मिलना टीएमसी सरकार हटाने के लिए पराय नहीं होगा। यानी कि एक बड़े किले को ढहना भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी लेकिन आसान नहीं। इसलिए बीजेपी हिंदुत्व राजनीति के माध्यम से हिंदू वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है, जैसे कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, अवैध प्रवास, रोहिंग्या जैसे मुद्दों को उठाकर यहाँ आप देखिए किस तरह से सियासत में और तेज गर्मी लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल बंगाल में चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सभी पार्टियों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन इन सब के बीच में कौन सी पार्टी कैसे पैटर्न में चुनाव लड़ेगी ये देखना दिलचस्प होगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आखिर पश्चिम बंगाल के लिए चुनावी साल जो है वो कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले राज्य में सियासी पारा चढ़ चुका है और देश के गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह लगातार बंगाल दौरे पर जिस तरह से थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो हालात पैदा करे और जिस तरह की समीकरण अब देखने को मिल रहे हैं, अब देखना ये होगा कि क्या ममता बनर्जी का किला पश्चिम बंगाल के अंदर ढाने के लिए जो चुनौतियां और परिस्थितियां सामने हैं उन्हें तय कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मैदान में उतरी और फिर उसके बाद उन्होंने और सियासी हलचल पैदा कर दी। और बताते ये भी चले कि जिस तरह से अलग अलग लोगों ने अपने तर्क दिए, जिसमें कुछ जानकार ये कहते हैं कि चुनावों में बहुत दमखम दिखाने से काम बनने वाला है, क्योंकि भाजपा पिछले विधानसभा चुनावों में बहुत दमखम से लड़ी थी और 3 सीटों से बढ़कर 77 सीटों पर पहुंच गई। अब जो चुनाव नया पैटर्न आया है, आप देखिए कि क्या रेवड़ी बांटने पर ये चुनाव हो रहा है या फिर सबसे बड़ा जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा। तो दूसरी बड़ी चीज ये है कि घुसपैठ और पोलराइजेशन। तो बीजेपी दोनों को समझाने की कोशिश कर रही है कि घुसपैठ देश और पश्चिम बंगाल दोनों के लिए खतरा है, खतरनाक है और उन्हें लगता है कि भाजपा की जो तैयारी है सही ट्रैक पर जाती है। लेकिन ममता बनर्जी लंबे समय से सरकार पश्चिम बंगाल के अंदर चला रही है, अपना किला बचाने की कोशिश करेगी। फिर जानकार कह रहे हैं कि यहाँ पर जो रणनीति है वो भारतीय जनता पार्टी की हमेशा एक ही रहती है, यही रहती है कि बहुत पहले वो अपना स्ट्रैटेजी के तौर पर काम शुरू कर देते हैं और अंत तक हमलावर रहते हैं। यानी कि स्टार्टिंग से शुरू हो जाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर देते हैं और अंत तक पूरी तरह से चुनाव को लड़ने की और जीतने की कोशिश करते हैं। फिर बंगाल में जिस तरह से माइक्रो मैनेजमेंट शुरू कर दिया गया है, इस बार ध्रुवीकरण कुछ ज्यादा हुआ, तो ये दिखाई दे रहा है कि क्या ये काम करेगा या नहीं, ये बात की बात है। लेकिन अब ट्रेंड में ये भी दिख रहा है कि रुतबा बरकरार नहीं रखा बल्कि उसे बढ़ाया गया है लोकसभा चुनावों में ममता बनर्जी की तरफ से। लेकिन उसके बाद आंतरिक मामलों में ज्यादातर महत्वपूर्ण यह है कि ममता को चुनौती कैसे दे सकते हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, मतुआ संप्रदाय का असंतोष है जिनमें नाम वोटर लिस्ट से ही डिलीट हुए हैं।
तो यहाँ इस तरह की जो ठीक करने की बात कही गई थी ममता बनर्जी की तरफ से, क्या वाकई में उसे ठीक किया जाएगा? वो क्या अपने वोटर्स को लुभाने की स्ट्रैटेजी जिस तरह से बना रही है कामयाब हो पाएंगी? अमित शाह ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, अमित शाह हमेशा से स्ट्रैटेजी बनाने में माहिर हैं, लेकिन क्या पश्चिम बंगाल के अंदर जो स्ट्रैटेजी बनाकर वो चल रहे हैं वो कामयाब हो पाएंगे? फिर उसके बाद यहां पर बात आ जाती है कि हमने पहले भी वही देखा, वो काफी प्रभावित रहा। यानी अमित शाह जब अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो वो बहुत ही प्रभावशाली रहती है। दूसरा, यह भद्र समाज है जो थर्ड लेवल का अतिवादी नहीं है, लेकिन भाजपा हिंदुत्व कार्ड और नॉन बंगाली वोटर्स के जरिए प्रभाव बनाने की कोशिश कर रही है। फिर उसके बाद अल्पसंख्यक हिंदुओं के उत्पीड़न के जो कंटेस्टेंट है वो यहाँ पर सामने आए हैं। फिर क्यों घुसपैठियों का मुद्दा सीधे बंगाल से जुड़ता है, ये भी एक बड़ा सवाल। फिर ममता बनर्जी भी एग्रेसिव लीडर हैं, वो आपने उसी दिन देख लिया जब अमित शाह बंगाल दौरे पर पहुंचे थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ ही मिनटों के बाद ममता बनर्जी सामने आ गई और वो दिल्ली वाले घटना को लेकर बोलना उन्होंने शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए अगर पश्चिम बंगाल के अंदर लोग घुस रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी को ये याद भूल गया कि वो एक दिन पहले खुद ही पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर बोल रही थी कि घुसपैठिए बहुत ज्यादा बांग्लादेश के अंदर यहाँ पश्चिम बंगाल के अंदर घुस चुके हैं, तो अपना इस्तीफा तक देने को वो तैयार हो गई थी और वहां से वॉकआउट कर गई थी। लेकिन आज जब घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात हो रही है तो फिर ममता बनर्जी अपने स्टैंड क्यों नहीं ले रही है, ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि 15 साल से जिस तरह से वो शासन कर रही हैं, 20 साल के किले को ढाना क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान हो पाएगा? ये तमाम बड़े मुद्दे हैं जो आज हम सिर्फ राजनीतिक विशेषज्ञों के साथ ही पूरी तरह से डिस्कस करेंगे कि आखिर बंगाल की राजनीति किस और करवट बदलेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा वहां पर भारी हो पाएगा, या ममता बनर्जी जो 15 से 20 सालों के बीच में अपना गढ़ बनाकर बैठी हुई हैं, उन्हें ढाने में भारतीय जनता पार्टी सफल हो पाती है या नहीं, या फिर दोबारा से ममता बनर्जी रिपीट में अपनी सरकार बंगाल के अंदर बनाएंगी? और अगर बनाती हैं तो फिर किन मुद्दों को वो गिना सकती हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दे लेकर आई है वो कितने कारगर साबित हो रहे हैं? चलिए, अमनप्रीत कौर हैं हमारे साथ, राजनीति विशेषज्ञ हैं, और विश्वनाथ मिश्रा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये दोनों गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं और इनसे सबसे पहला सवाल यही है, अब अमनप्रीत कौर के पास ही चलूंगी क्योंकि महिला राजनीतिक विशेषज्ञ हैं तो उनकी राय सबसे पहले मैं ले लेती हूँ। अमनप्रीत जी, ये बताइए कि जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी, ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण, फिर उसके बाद हिंदुत्व की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अगर पिछले चुनावों को देखा जाए तो 3 सीटों से सीधा जंप कर 77 सीटों पर पहुंची है। इस बार के आसार आपको क्या लग रहे हैं कि किस तरह की स्ट्रैटेजी जो अमित शाह बना रहे हैं, जो हमेशा बनाते भी आए हैं और जीतते भी आए हैं, इस बार कितना कारगर साबित होगा? देखिए, स्ट्रेटजी की बात करें तो अमित शाह का पहले तो ऐसे सोचा जाता था कि उनकी जो वो इतने अच्छे रणनीतिकार हैं कि उनको मात देना बहुत मुश्किल बात होती है। पर बंगाल के इलेक्शन में हम अलग तरीके से सोचते हैं, क्योंकि आपने भी देखा कि ममता बनर्जी 3 बार से लगातार वहां पे सीएम बनी हुई है, और पिछली बार भी विधानसभा के इलेक्शन की हम बात करें, चाहे वोट परसेंट सीटों में जो है भाजपा की बढ़ोतरी हुई, पर टीएमसी ने बिल्कुल इनको टक्कर दी और बड़ी मुश्किल से इतनी सीटें प्राप्त कर पाए हैं। और अपनी स्ट्रेटजी की बात करें तो जैसे दोनों पार्टियों ने, चाहे हम तृणमूल कांग्रेस की बात करें चाहे हम भाजपा की बात करें, दोनों ने जो चुनावी बिगुल है वो पश्चिमी बंगाल में फूंक दिया है, और अपने अपने जहां पे वो स्ट्रॉन्ग उनका गढ़ है वहां से अपना जो चुनावी प्रचार है वो शुरू कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अभिषेक ने कमान संभाली और ममता बनर्जी के जो काम है उनका रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए उन्होंने पद यात्रा शुरू कर दी है। और दूसरी तरफ अमित शाह ने वहां पे 3 दिन लगातार वो वहां पे अपनी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और वहां पे अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हुए वहां पे पूरी नजर बनाए हुए हैं कि बंगाल में वो कैसे ममता को मात दे पा सकते हैं। पर ये चीज मुश्किल है, क्योंकि ममता की अगर हम बात करें तो एक ऐसी स्ट्रांग नेता है कि जिनको पछाड़ने में मुझे लगता है कि भाजपा को बहुत कठिनाई हो रही है, क्योंकि अच्छा भाजपा विश्वनाथ आपने जी, देखा कितनी जिस स्टेट्स तरह में। से अमनप्रीत कौर कह रही हैं कि ममता बनर्जी एक कितनी स्ट्रांग लीडर है और इसमें कोई दोराय नहीं है, 15 साल से वो राज कर रही है बंगाल के अंदर, और दीदी ने जिस तरह से काम किया जनता ने उन्हें प्यार भी दिया है, लेकिन ऐसे स्ट्रांग लीडर को मात देने के लिए सबसे पहले तो आपके पास चेहरा होना जरूरी है। आपको क्या लगता है कि दाव भारतीय जनता पार्टी किस चेहरे पर खेलेगी?
देखिए, धन्यवाद आशा जी। विषय ये बात ठीक है आपकी, चेहरा बड़ा होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चेहरा कोई आप बड़ा तब करेंगे जब आप वहां पर सत्ता में आते हैं। सत्ता का शुरुआत कैसे होगी? जब पिछली बार बीजेपी को 2 से 77 सीटों का जब आंकड़ा मिला था, तो कोई बड़ा चेहरा नहीं था। देखिए, 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहली, एंटी इनकम्बेंसी बहुत मायने रखती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी कब ज्यादा काम करती है? तब ज्यादा काम करती है जब आपके पास एक बेहतर ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल फोर्स अवेलेबल हो और जनता को इस बात का एहसास हो जाए कि ये इनसे बेहतर करके दिखाएंगे। चाहे अब ये इस बात की रीजनिंग दी जाती है कि मोदी जी के खिलाफ भी, और सभी राज्यों में बीजेपी के जहां बीजेपी रूल स्टेट्स हैं वहां भी डॉक्टर एंटी सूर्य इनकम्बेंसी, प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहां वरिष्ठ पे पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सूर्य प्रकाश। एंटी इनकम्बेंसी वहीं पर काम करती है, वहीं पर काम करती है जहां पर ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल फोर्स मजबूत नजर आता है, उस जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उससे बेहतर करने की संभावना जहां नजर आती है वहां पर होता है। बीजेपी के बनिस्बत कांग्रेस चाहे केंद्र हो या राज्यों में ये ऑल्टरनेटिव पेश नहीं कर पाई। देखिए, अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी ठीक यही समस्या थी। अब बंगाल आ जाएं, बंगाल में सबसे महत्वपूर्ण चीज है एंटी इनकम्बेंसी। दूसरी है जो ध्रुवीकरण है। ध्रुवीकरण के लिए उनके लिए बड़ी मुश्किल होने जा रही है ममता जी के लिए। ममता जी, अब हालांकि ऐसा नहीं है, ममता जी बहुत कड़ी योद्धा है, बहुत बड़ी मजबूत योद्धा है और बहुत अच्छे से लड़ती हैं। लेफ्ट को उन्होंने पछाड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब आप 15 साल राज करती हैं, आपका जो मूल वोटर है उसको तोड़ने के लिए जब आपका ही एक पुराना क्षत्रप तैयार हो मैदान में आ जाए हुमायूं कबीर के नाम से, तो आपके लिए मुश्किल है, उठती है। आपकी तब समस्या बढ़ती है जब अल्पसंख्यक हिंदुओं का मसला आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, लोगों को भरोसा नहीं दे पाते हैं कि नहीं हमने एक्शन लिया। देखिए, दिखने भी चाहिए, अगर आपने लिया हो, मैं ये नहीं जानता कि लिया कि नहीं लिया, लेकिन लेते हुए दिख ही नहीं सरकार। अब हुमायूं कबीर का मुद्दा आपने छेड़ा है, सूर्य प्रकाश जी ये बताइए कि हुमायूं कबीर क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा देंगे या फिर वापसी दोबारा से बंगाल में ममता बनर्जी के ही गढ़ में करेंगी? ये एक स्ट्रैटेजी समझने की जरूरत है कि आखिर हुमायूं कबीर किस पाले के प्यादे बने हुए हैं, मोहरे बने हुए हैं, जो वो स्ट्रैटेजी खेलें। क्योंकि जानकार तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट तो नहीं जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप की अगर बात करें तो हिंदू वोटर्स लुभाने की बात होगी। लेकिन हुमायूं कबीर पर जब नजर जाती है, सूर्य प्रकाश। देखिए आशा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। आदरणीय मिश्रा जी भी बहुत बड़ी बात कर रहे थे कि जो बंगाल में 15 वर्षों का एक शासन, एक लंबे शासनकाल ममता जी का जो शासनकाल है, उस शासनकाल की ओर जब हम देखते हैं तो तमाम आक्रोश और तमाम इस तरह के व्यवहार भी नजर आते हैं जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, जो उनके कार्यकाल के दौरान लोगों के साथ हुए हैं। वह बंगाल को अपने विकास के मॉडल पर आगे बढ़ा रही हैं। हुमायूं कबीर एक नए एजेंडा है, नए मुद्दे हैं वहां के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं जो बंगाल में हिंदू भाई हैं उनके साथ कठिनाइयां हैं। जो वहां पर जो सही मुद्दे हैं, विकास होना चाहिए था जिस मॉडल पे, और विभेद नहीं होना चाहिए या किसी एक पक्ष के प्रति आपका जो झुकाव है, आप वह नजरिया आपका लगातार बना हुआ है, वह मुझे लगता है कि उस संदेश को हमेशा और वह वातावरण को बिगाड़ने के लिए लगा हुआ है, जिससे एक शांति स्थापित की बात करें हम बंगाल में, या फिर जो विकास का मॉडल जहां एक तरफ देश का विकास हो रहा है, वहां बंगाल कहीं ना कहीं कुछ चीजों के बारे में छूट रहा है, कुछ विषयों में पीछे रह रहा है। तो हुमायूं कबीर का मुद्दा ममता जी से अलग आप नहीं देख पाएंगी। ममता जी के ही एजेंडे में उन्हें भी देखने की आवश्यकता भी है। रही बात थोड़े समय की बात, ऑब्जर्वेशन करिए, उसके बाद देखा जाएगा चुनाव। जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि माननीय अमित शाह जी की भी रैली थी और भी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के कई बड़े नेता वहां पर रैली कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तमाम उस तरह की चीजें तैयारियां ग्राउंड पे दिख रही हैं। लेकिन यह निश्चित तौर पर कहा जाएगा कि बंगाल जिस तरह से पीछे कहा कुछ गया और किया कुछ गया, जो बंगाल के लोग समझने में शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके दृष्टिकोण में वह बात नहीं आ पाई, आज वह उनके मन में घर करके बैठी है, क्योंकि माँ दुर्गा से बड़ा कोई नहीं है। माँ दुर्गा का जो सम्मान है वह बंगाल की पहचान है, और उस पहचान को देश इस समय कहीं न कहीं उस गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए प्रयासरत है, और केंद्र सरकार भी उसमें आगे बढ़ के हिस्सा ले रही है। तो हुमायूं कबीर जैसे लोग
एजेंडे के तहत लाए गए हैं, आए नहीं है, एजेंडे के तहत लाए गए, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन इसमें भी तो सवाल है ना अमनप्रीत जी, कि जो इस वक्त केंद्र के अंदर सरकार चल रही है, उसके बिना नोटिस में लाए आप किसी एजेंडे को किस तरह से खड़ा कर सकते हैं? एक बात। दूसरा ये कि अगर पश्चिम बंगाल के अंदर हुमायूं कबीर को खड़ा किया गया है, तो ममता बनर्जी ने एकदम से निलंबित क्यों कर दिया? थोड़ा ठहर सकती थी, एकदम से इतना बड़ा रिएक्शन दे दिया। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जब विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा, तो ये नहीं था कि ममता बनर्जी का ग्राफ नीचे आया, उनका ग्राफ और डबल हो गया। देखिए, पश्चिमी बंगाल के लोगों की हम बात करें तो वो लोग जो हैं वो ममता बनर्जी को बहुत, मुझे लगता है कि प्यार करते हैं, इसीलिए वो लीडर कम दीदी ज्यादा दिखाई देती हैं। और वो हमेशा ही जो पिछड़े लोग हैं वहां पे, जो पिछड़ी जाति हैं, उनके ऊपर काम करती नजर आई हैं। उनको वो एक नजर से देखती हैं। जैसे आपने देखा कि जो भाजपा है वो हमेशा हिंदू मुस्लिम करके, जब घुसपैठियों को बीच में लाके, जब रोहतंगिया की बात करके, जातियों पे बात करके, मतुआ समाज की बात करके इलेक्शन लड़ना चाहता है। वहीं जो ममता बनर्जी है उसकी स्ट्रेटेजी यही रहती है कि वो पश्चिमी बंगाल के लोगों को खुश देखना चाहती है, उनको रोजगार देना चाहती है और उनकी मुश्किलों को आसान करना चाहती है। हालांकि उन्होंने जैसे इस बार हम तो ये भी कहेंगे कि भाजपा तो हमेशा ये कार्ड खेलती है जाति और धर्म का। इस बार तो दुर्गांगन की जो स्थापना की बात करके ममता बनर्जी ने भी हिंदू कार्ड जो खेल दिया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो पहली बार मंदिर बनाने की बात कर रही है, इससे पहले जगन्नाथपुरी का भी उन्होंने मंदिर बनाया। तो ऐसा भी नहीं हम कह सकते कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए किया है, क्योंकि वो पहले भी हिंदुओं के लिए भी, मुसलमानों के लिए सोचती नजर आई है। उनके लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जो चीजें पर करती हुई नजर आई अमनप्रीत है। जी, पर क्योंकि मुर्शिदाबाद के क्योंकि अंदर मात बाबरी देने की मस्जिद बात है। बनाने की बात, फिर संदेश खाली के अंदर आपने देखा था कि जो कृत्य हुए थे, और फिर ग्राउंड पर जाकर जो जी, रिपोर्टिंग हुई और वहां से जिस तरह की सच्चाइयां सामने आई, तो ये तमाम मुद्दे भारतीय जनता पार्टी गिना सकती है। आपको लगता है कि इस बार जिस तरह से महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी बात, और सबसे बड़ा मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठियों का उठा दिया है? जी बिल्कुल, घुसपैठियों का मुद्दा तो देखिए, जिस स्टेट में भी इलेक्शन होते हैं, भाजपा हमेशा ही घुसपैठियों का मुद्दा उठाती है। पर विपक्ष हमेशा इस बात पे इनको घेरता है कि पिछले 3 बार से पीएम जो है भाजपा की हैं, सेंटर में इनकी सरकार है। और वो हमेशा ये कहते हैं कि अगर घुसपैठी आ रहे हैं 2014 के बाद से, तो इतने सालों से सेंटर सरकार ने उनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं करी। और ऐसा भी नहीं है कि अगर वहां की संदेश खाली की बात करें तो वहां पे जो दुर्घटना हुई थी वो एक साइड पे अगर करते हैं, वो बिल्कुल उसकी हम निंदा करते हैं। पर बात ये है कि जब बंगाल की बात आती है, जब घुसपैठियों की बात आती है और बांग्लादेश के लोग वहां पे, ऐसा कहा जाते हैं भाजपा की ओर से ये कहा जाता है कि वहां से बांग्लादेशी जो लोग आते हैं वो, उनको आईडी चाहे नकली हो वो नहीं, प्रोवाइड वो तो करवाने में फेंसिंग का मुद्दा जो उठाया ना पश्चिमी भारतीय बंगाल जनता की पार्टी सरकार ने, है वो विश्वनाथ हेल्पफुल जी। है। वो तो फेंसिंग का बड़ा मुद्दा उठाया कि क्यों ममता बनर्जी जमीन नहीं दे पा रही हैं, कि बीएसएफ को वहां पर बिठाया जाए और फेंसिंग लगाई जाए, घुसपैठ को रोका जाए। लेकिन आपको क्या लगता है विश्वनाथ जी, कि क्या ममता बनर्जी भी इस बार मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का काम करेंगी, जिस तरह के हालात इस वक्त बना दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के लिए? देखिए आशा जी, वो लास्ट फेज पर आएगा। रेवड़ियां निश्चित रूप से उसमें इशू पर, उस पे दो दलों पर आएगा आश्वासन। दोनों तरफ से जो मेन कंटेंडर्स होंगे वो उस पर आएंगे, लेकिन वो लास्ट फेज में आएगा। पहले इनिशियली अभी कुछ बहुत बेसिक इश्यूज जो हैं उन पर अभी चर्चा होगी, उन पर एक माहौल बनाया जाएगा, घुसपैठ पर, पोलराइजेशन पर। ये महत्वपूर्ण विषय है। ये एक पक्ष ये बताएगा कि घुसपैठ देश और बंगाल दोनों के लिए बहुत खतरनाक है जी। दूसरा पक्ष कहेगा, यानी टीएमसी कहेगी कि नहीं साहब बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स जब आम जनता के बीच में जाएंगे, जब एंटी इनकम्बेंसी का इफेक्ट नीचे तक परकुलेट होकर राइट डाउन लाइन, जब नीचे आम वोटर तक पहुंचेगा, जब मतुआ संप्रदाय के असंतोष की बात होगी, जब अमित शाह की स्ट्रेटेजी जमीन पर आएगी, जब माइक्रो मैनेजमेंट उनका दिखेगा, जब ममता दीदी का ध्रुवीकरण, ममता दीदी की जो खोर वो बहुत अग्रेसिव हो जाती हैं, जब उनका अग्रेशन जमीन पर आएगा, ये सभी चीजें अभी आएंगी। पर भारतीय तब जनता ये पार्टी का माइक्रो सिचुएशन मैनेजमेंट तो शुरू हो गया है विश्वनाथ जी। पहली बिल्कुल, प्रेस मैं कॉन्फ्रेंस यही जो कह रहा की हूं, गई अमित वो शाह नहीं की किया तरफ है। से।
कई फेज कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत बेसिक लेवल पर पन्ना स्तर तक जाकर के, और उन वोटर्स को टारगेट किया गया। देखिए पिछली बार अगर लोकसभा चुनाव हम याद करें तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी वापस पीछे हो गई थी और ममता दीदी आगे हो गई थी। उसका मूल कारण क्या था? मूल कारण ये था, जो लोग विधानसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन करने आगे बढ़े थे, उनके साथ, उन स्पेशली महिलाओं के साथ जितना अमानवीय व्यवहार हुआ, घरों से निकालकर रेप करना, रात में ले जाना, सवेरे छोड़ जाना, उनके साथ जितना अन्याय हुआ, और बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वहां पर उनके साथ खड़े नहीं हो पाए। in their hour of crisis, the BJP was unable to stand with them. ये देख करके लोग डरे, लोग सामने नहीं आए। लोकसभा चुनाव इसलिए बीजेपी हारी है। लोकसभा चुनाव में अगर उसका फिगर नीचे आया, इसका मूल कारण ये था। लेकिन बीते दिनों लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने एक स्ट्रेटेजिकली जमीन पर बहुत बेसिक लेवल तक अपने कार्यकर्ता बिठा करके इस पर काम किया है, लोगों को आश्वस्त किया है कि देखिए ध्रुवीकरण होगा, परिस्थितियां यही रहेंगी, लेकिन हमको आपकी सुरक्षा का ध्यान रखना है। बहुत बेसिक लेवल पर काम हो रहा है, और उसी का आगाज, जब पहले फेज का जो समापन हुआ उसका आगाज किया है अमित शाह ने वहां पहुंच करके। इसे कह सकते हैं आप दुंदुभी बजाने का प्रयास किया है, बताने का कि नहीं अब हम युद्ध शुरू कर रहे हैं। बीजेपी मुझे लगता है सही ट्रैक पर है। अगर डेक्स एक ऑप्शन है दीदी के पास, दीदी के पास अभी देखिए एक रिपोर्ट आई है मालदा वाली रिपोर्ट घोटाले की रिपोर्ट है, बहुत बड़ी रिपोर्ट है, जो बहुत बड़ा टर्मोइल साबित हो सकती है ममता दीदी के लिए। अगर ममता दीदी इस सीएजी की रिपोर्ट पर अपने आप को बहुत क्लियर नहीं करती हैं, तो विश्वास मानिए ये उनकी सरकार के गिरने का बहुत बड़ा कारण बनने वाला है। सूर्य प्रकाश जी, उनको क्लैरिटी देनी चाहिए। मालवा रिपोर्ट की बात करें विश्वनाथ जी, वो कह रहे हैं कि अगर वो अपना क्लैरिफिकेशन सही से नहीं दे पाई तो सरकार भी गिर सकती है, और अगर सरकार गिरती है तो फिर आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से पलटी मारकर वहां बैठ सकती है। देखिए बड़ा मुद्दा है मालदा रिपोर्ट, बहुत सही बात मिश्रा जी ने कहा कि मालदा रिपोर्ट बहुत बड़ा मुद्दा है, उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और कोई भी रिपोर्ट इस देश में आपने 13 दिन की सरकार देखी है, 13 महीने की सरकार देखी है, 5 साल की सरकार देखी है, 15 साल की सरकार देखी है, तो सारे सरकारों का अध्ययन करें तो कोई ना कोई मुद्दा रहा है जो तत्कालीन सरकार के पतन का कारण बनती है और उसके स्थापना का भी कारण बनती है। क्योंकि भारत खंडन और मंडन की परंपरा पर चलने वाला लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पर कोई रिपोर्ट अगर आपकी विपरीत है तो आप इग्नोर उसे दबा नहीं सकते आप। क्योंकि आज वर्तमान समय में 21वीं सदी में आप सोशल मीडिया का दौर है, सारी एजेंसियां एक्टिव हैं, तो वहां पर अगर आपने कोई रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, दबाने का प्रयास किया, और जहां नियम विपरीत कार्य हुआ है तो लोकतंत्र का वह हिस्सा है, क्योंकि मानवीय मूल्यों पर कोई भी सरकार चलती है, और जहां मानवीय मूल्य खंडित होंगे वहां पर सरकार की विपरीत चीजें होंगी, और जब विपरीत होंगी, किसी रिपोर्ट में अनुचित चीजें रहेंगी, अवैध चीजें रहेंगी, तो निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ जाएंगे, और सरकार के खिलाफ जाएंगी तो अस्थिरता का माहौल बनेगा, और वह अस्थिरता बंगाल में सरकार को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। चाहे आप देखें जो रिपोर्ट है, मालदा रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, तो मालदा रिपोर्ट को या माननीय अमित शाह जी की जो कल की रैली हुई है या इससे पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उन सारे चीजों का अपना महत्व है। और बंगाल इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रबल प्राथमिकता में है, क्योंकि देखिए बिहार में जिस तरह प्रेसिडेंट मोहम्मद के साथ जीत हुई है, उसके बाद बंगाल चुनाव है, और ममता जी के जो भी गलतियां हैं, जो भी उनके कारनामे हैं, वह फलक पर आ रहे हैं, लोगों के बीच आ रहे हैं। ऐसे में मालदा रिपोर्ट का अपना महत्व है। आशा जी। अमनप्रीत जी, राजनीतिक समीकरण, सांप्रदायिक तनाव, अपराधों जैसे कि हत्याएं, फिर सीमावर्ती इलाकों की स्थितियां, ये तमाम बड़े मुद्दे रहेंगे, जो कि मालदा रिपोर्ट की बात भी हो रही है। सबसे पहले तो अब अपने आप को बचाने के लिए ममता बनर्जी को एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी बनानी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब एक स्ट्रैटेजी बनाती है तो वो एड़ी चोटी का जोर लगाती है, वो चीजें निकालेगी बाहर, तमाम वो सबूत पेश करेगी जनता के सामने, जिस तरह से बिहार में भी हुआ, और कांग्रेस ने उसे बुनाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाई जिस तरीके से करना चाहिए था, और जनता भी समझने में सफल नहीं हो पाई, क्योंकि कांग्रेस ने समझाया ही नहीं। अब ये मालदा रिपोर्ट आ गई है, आपको नहीं लगता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर अब जिस तरह से ममता बनर्जी एक स्ट्रैटेजी बनाकर चल रही है, और एक लंबे समय से वो चल रही हैं, लेकिन अब मालदा रिपोर्ट कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को फंसा देगी, जिस तरह से विश्वनाथ जी भी कह रहे हैं, क्योंकि ध्रुवीकरण की बात हो रही है, फिर उसके बाद एग्रेसिव लीडर तो है ही, लेकिन मॉनिटरिंग
करना अब जरूरी भी हो गया है ममता बनर्जी जी के लिए। जी बिल्कुल, अगर धरातल से जुड़े रहने की बात करें, मॉनिटरिंग की बात करें, तो मुझे लगता है कि एक ममता बनर्जी ही ऐसी है कि अपनी उनकी स्ट्रेटजी जो होती है वो अपने कार्यकर्ताओं से लेके आगे तक लेके जाती है और धरातल पे वो बनी रहती है। जैसे भाजपा वाले जो कोशिश करते हैं कि जहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं वो पूरे अपने कार्यकर्ताओं को लेके साथ में चले और वहां पे धरातल पे लोग क्या सोचते हैं उस चीज को मद्देनजर रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। मुझे लगता है कि आशा जी, ये जो 26 में आने वाले तकरीबन 4 स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं, उनमें से सबसे बड़ा जो है वो पश्चिमी बंगाल ही है। और जहां भाजपा के लिए पश्चिमी बंगाल जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो पश्चिमी बंगाल जीत लेंगे तो बाकी छोटे छोटे तो वो जीत ही लेंगे। वहीं ऑपोजिशन की अगर बात हम करें कि ऑपोजिशन कहीं खत्म ही ना हो जाए, क्योंकि अगर पश्चिमी बंगाल भी तृणमूल कांग्रेस के हाथ से निकल जाता है तो मुझे लगता है कि भाजपा के लिए फिर पूरे देश में राज करने से कोई भी उनको बचा नहीं सकता। क्योंकि ये विपक्ष की अगर हम बात करें, अभी तक कांग्रेस की बात करें, तृणमूल कांग्रेस की बात करें, तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी का जो पलड़ा है वो भारी रहता है। पर अगर वो अपनी स्टेट में जीतने के लायक नहीं रहती, वहां पे हार जाती हैं, तो मुझे लगता है कि विपक्ष ही खत्म हो जाएगा। और अगर घुसपैठियों की बात करें, बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करें, हम धार्मिक चीजों की बात करें, राजनीतिकरण की बात करें, तो भाजपा के लिए मुझे लगता है कि इलेक्शन जीतने से ज्यादा ठीक है, कोई भी चीज ऊपर नहीं है। सब चीजें वो नीचे कर देते हैं, चाहे उनको किसी भी मुद्दे को मतलब अगर हाईलाइट पश्चिम करना पड़े, बंगाल के चाहे वो अंदर ममता बनर्जी का किला ढह गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में राज करने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत धन्यवाद कोई अमनप्रीत नहीं जी रोक सकता। बिल्कुल। जुड़ने के लिए। सूर्य प्रकाश जी आपका भी धन्यवाद और विश्वनाथ जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल बंगाल के अंदर जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है, अब जानकार कह रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी का किला पश्चिम बंगाल के अंदर गिर जाता है, ढह जाता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के अंदर राज करने से कोई नहीं रोक सकता है। अलग अलग राज्यों के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पर भी सरकार बनेगी। आप देखते रहिए कार्यक्रम।